हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अतिकाय इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, यह फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। तो आज हम लोग एक प्रॉपर वे में सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स का, यानी कि हाइड्रोलिक्स का। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर जहाँ तक फ्लूइड की बात होता है तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बगैर सिलेबस में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। मतलब कि अगर सबसे पहले चीज़ पढ़ाने का बात करें कि सबसे पहले सिलेबस में कौन सा जो चीज़ है वो पढ़ाने लायक है, तो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टार्ट होगा तो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग का फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हम उसी से आज आप लोग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स अब उड़ान भरने वाला है। तो दोस्तों, अगर जहाँ तक हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड का डिफिनेशन हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, लेकिन उसमें कुछ साउंड डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ लोगों को अच्छे से शायद दिक्कत कुछ हुआ होगा, तो उसको हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब दोबारा फिर डिफिनेशन दूसरा होगा, जितना बार डिफिनेशन लिखेंगे उतना बार डिफिनेशन चेंज होगा, लेकिन हर एक डिफिनेशन सही रहेगा, ठीक है। फ्लूइड का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, हम किस तरह से फ्लूइड को डिफाइन कर सकते हैं। It is defined as the substance having ability to flow। और देखिए दोस्तों, आप लोग के अधिकतर जगह पर डिफिनेशन यहीं तक लिखा हुआ मिलेगा, इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि जिस सब्सटेंस में फ्लो करने की एबिलिटी है। फ्लो क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जिस सब्सटेंस में फ्लो करने की एबिलिटी है, यानी कि बहने की एबिलिटी है, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। अगर हम इसको इसी डिफिनेशन को अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, और डिफॉर्म कंटिन्यूअसली under the action of shear force। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हीं दोनों वर्ड को समझाने की वजह से जो बहुत सारे लोग होते हैं वो ये डिफिनेशन आप लोग को नहीं लिखाते हैं। लेकिन दुनिया में फ्लूइड का डिफिनेशन जो है वो इससे बढ़िया डिफिनेशन जो है वो हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप लोग को हम इसको अब समझाते हैं। क्या है फ्लूइड, क्या है ना कि एक सब्सटेंस है। किस तरह का सब्सटेंस है, जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी हो। अब फ्लो करने का मतलब आप लोग समझते हैं कि मान लिया जाए कि आप एक बाल्टी पानी लीजिए और पानी को फर्श पे डाल दीजिए, तो पानी क्या होगा, पानी जो है वो फ्लो करने लगेगा, पानी जो है वो बहने लगेगा। तो वही होता है कि कोई सब्सटेंस है जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी रहेगा तो उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है शियर फोर्स। दोस्तों, शियर फोर्स जो वर्ड है, ये वर्ड आप जब तक इंजीनियरिंग करिएगा, जब तक डिप्लोमा करिएगा, तब तक ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स क्या होता है दोस्तों, कि शियर फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टेंजेंट जो वर्ड है, टेंजेंट, ये वर्ड आप लोग को सुना हुआ लग रहा होगा। टेंजेंट वर्ड हम कहीं ना कहीं तो सुने हैं। तो टेंजेंट आप यहाँ से सुने हैं कि याद करिए, जब आपको बचपन में मैम पढ़ाती थी और बोलती थी कि जो लाइन सर्कल को छू कर निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, यानी कि जो लाइन सर्कल को स्पर्श करके निकल जाए उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेंजेंट लाइन। और इसी टेंजेंट लाइन से क्या बना है, टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को छू कर निकल जाए वो कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि शियर फोर्स। अब देखिए, शियर फोर्स का
बट ये भी पता लग रहा होगा कि वो फोर्स जो कोई भी ऑब्जेक्ट को शियर करने का प्रयास करे, यानी कि ऑब्जेक्ट को तोड़ने का प्रयास करे। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम नीचे से फिक्स कर दिए, अगर इस पे हम ऊपर से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो अगर ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आगे चल गया, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन यहीं पर रह गया, तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो शियर फोर्स लग रहा है। क्यों शियर फोर्स लग रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है ना वो कोई भी ऑब्जेक्ट को शियर करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो शियर फोर्स आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बड़ा वर्ड आता है यहाँ पे डिफिनेशन में, डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। ये क्या चीज होता है, इसके चर्चा हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा किए थे कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा दुनिया का एक लौता ब्रांच है जिसमें डिफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट में होता है वो टाइम के साथ होता है, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट में जो है वो इस तरह का चीज नहीं देखा जाता है, लेकिन सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में ही जो डिफॉर्मेशन होता है हर एक चीज में वो टाइम के साथ होता जाता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, इसलिए ये जो है वो बहुत सारे ब्रांच को कॉमन पेपर भी है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यहाँ पे देखिए हम आप लोग ये डिफॉर्म कंटिन्यूअसली जो वर्ड है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। डिफॉर्म कंटिन्यूअसली का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लिया जाए कि एक आपके पास एक सरफेस है, ये नीचे से फिक्स है, ठीक है। ये सरफेस है, इसको हम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। लाइन जो है कुछ ज़्यादा ही तिरछा हो गया है। अरे चलो रहने दो। इस सरफेस को हम कर दिए फिक्स। अब इस पे क्या किए कि इसके ऊपर मान लिया जाए कि फ्लूइड है। अब ये है फ्लूइड का लेयर। पिछले वीडियो में भी हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस किए थे, लेकिन साउंड अच्छा नहीं रहने की वजह से इस चीज़ को हम एक बार फिर से थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए ये है आपके पास फ्लूइड का लेयर। अगर ये फ्लूइड का लेयर है तो यहाँ पे देखिए इस लेयर, हर एक लेयर का एक एक पार्टिकल हम उठा लेते हैं इसके बिहेवियर को जानने के लिए कि फ्लूइड जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पे आप लोग को हम एग्जाम्पशन पढ़ाए थे, नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। हम आप लोग को बताए थे कि जैसे ही आप फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करिएगा वहीं पे आपको मिलेगा एजम्पशन, और जहां पे भी एजम्पशन आएगा वहीं पे आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि एजम्पशन जो रहता है वो किसी भी चीज को सिर्फ इजी बनाने के लिए ही माना जाता है, ठीक है। और बिना एजम्पशन के अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिए हैं तो आपको ऑल द बेस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एजम्पशन आता है जिसका नाम है नो स्लिप कंडीशन, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो फ्लूइड फिक्स प्लेट के कांटेक्ट में रहेगा वो फ्लूइड जो स्लिप नहीं करेगा, यानी कि ये जो फ्लूइड का पार्टिकल है वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये जो पार्टिकल है वो यहीं पे रहेगा। अगर हम इस पे लगाते हैं, अगर हम शियर फोर्स यहाँ से एक अगर हम शियर फोर्स अगर लगा देते हैं तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ना वो कुछ आगे बढ़ जाएगा। अब ये जो पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा तो याद करो कि यहाँ पे पार्टिकल कुछ इस तरह से बंधा हुआ रहता है कि आप लोग जब बचपन में जब पढ़ते होंगे तो याद करो कि मैम आप लोग को एक दूसरे का बैग पकड़ा देती थी। जब छुट्टी होता था, जब आपको स्कूल से आते थे तो आप लोग क्या करते देते थे, एक लाइन में खड़ा करके बोलते थे एक दूसरे का सब बैग पकड़ लो, तो सब लोग ऐसे बैग वाला अगले स्टूडेंट का आप लोग बैग पकड़ लेते थे। उसके बाद क्या करते, धीरे धीरे आगे बढ़ते थे, यानी कि आगे वाला लड़का आगे जा रहा है तो आपको भी तीर के कहाँ ले आ रहा है, आगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से कंडीशन है, हर एक जो पार्टिकल है, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरा कनेक्टेड है, एक दूसरे को पकड़े हुए है। अब अगर एक पार्टिकल अगर जा रहा है आगे तो क्या करेगा कि ये जो पार्टिकल है वो इसको भी खींचेगा आगे, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल जो है वो इसको भी खींचेगा कहाँ, आगे, ये पार्टिकल भी खिंचाएगा थोड़ा सा आगे। ऐसे करते करते ये जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम मिला दें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मान लिया जाए कि t1 टाइम में ये पार्टिकल यहां से आ गया यहां तक, ठीक है। और फिर अगर मान लें हम कि t2 टाइम में जैसे ही कुछ समय और होगा वैसे ही ये जो पार्टिकल है वो और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, हमेशा फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो t2 टाइम में अगर हम देखेंगे तो ये पार्टिकल और आगे बढ़ के मान लिया कि यहाँ आ गया, ठीक है। t1 टाइम में पार्टिकल यहाँ आया था, t2 टाइम में कुछ देर अगर हम बात देख रहे हैं तो यही पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर ये पार्टिकल अगर यहाँ आया तो अपने नीचे वाले पार्टिकल को भी खींच के लावेगा यहाँ, इसको खींचेगा यहाँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा स्ट्रक्चर, इसको अगर हम मिलाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, और यहाँ पे भी कुछ एंगल, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, इसको थीटा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है, यानी कि जो यहाँ पे थीटा है वो चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है? तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। किसके साथ? इसी को लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, यानी कि जो यहाँ पे एंगल जो बन रहा ना है वो चेंज होते जा रहा है। किसके साथ? टाइम के साथ। और इसी को लिखा जाता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या डिफॉर्म कंटिन्यूअसली, यानी कि फ्लूइड में ये एबिलिटी होता है कि वो जो है वो डिफॉर्म करेगा। और कैसा डिफॉर्म करे? कंटिन्यूअस, मतलब कि हमेशा वो उस पर अगर आप एक बार शियर फोर्स लगा करके उसको छोड़ दीजिए तो वो हमेशा डिफॉर्म करते हुए रहेगा जब तक उसका इफेक्ट रहेगा। तो ये होता है फ्लूइड दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ्लूइड जो होता ना है वो सिर्फ लिक्विड होता है, लिक्विड को ही फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे कि लिक्विड और गैस जो दोनों आता है वो फ्लूइड के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। हम फ्लूइड में ही, जहां पे बात हो फ्लूइड का, तो वहां पे आपको सोचना है लिक्विड और गैस दोनों के बारे में। अगर हम फ्लूइड का प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड और गैस दोनों का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो पार्टिकल था, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा जो सबसे ऊपर में होगा, जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया। अब ये जो ऊपर में पार्टिकल है वो एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। और हम इस पार्टिकल की बात करें और इस पार्टिकल और एयर के पार्टिकल की बात करें, तो यहाँ पे दो वर्ड आता है, दो फोर्स आता है, उसको जानना भी जरूरी है। वो आता है कोहेजन फोर्स और एडहेजन फोर्स। अब एक इंटरव्यू में पूछा गया दोस्तों कि चलो बताओ कोहेजन फोर्स ज्यादा होता है या एडहेजन फोर्स ज्यादा होता है, तो आप सोचिए, तब तक हम इसको बताते हैं। देखिए कोहेजन फोर्स और एडहेजन फोर्स क्या होता है दोस्तों। कोहेजन फोर्स और एडहेजन फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या होता है दोस्तों कि जो कोहेजन फोर्स होता है वो सेम नेचर के मॉलिक्यूल के साथ लगता है। यानी कि अगर पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच अगर लग रहा है फोर्स तो वो कहलाएगा कोहेजन फोर्स, और अगर पानी और एयर के मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है कोई फोर्स तो वो कहलाएगा एडहेजन फोर्स। यानी कि जो कोहेजन फोर्स होगा वो लगेगा सेम नेचर के पार्टिकल के साथ, और जो एडहेजन फोर्स होगा वो लगेगा डिफरेंट नेचर के पार्टिकल के साथ। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें पानी भी है और गिलास भी है, तो पानी का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो पानी का जितना भी मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे में बंधे हुए हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड वहां बने हुए हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स जो वहां पे लग रहा है वो लग रहा है किसके कारण? कोहेजन के कारण। यानी कि पानी का जितना भी मॉलिक्यूल है वो है सेम नेचर का, तो वो लग रहा है कोहेजन के कारण। और पानी का मॉलिक्यूल और गिलास के सरफेस का मॉलिक्यूल, देखिएगा आपके जब पानी गिलास में से पानी जब सारा निकाल देते हैं तो कुछ पानी का जो पानी होता है वो गिलास में सटा हुआ रह जाता है, यानी गिलास जो है वो भींगा हुआ रह जाता है, ठीक है। वो किसके कारण रहता है? तो वो रहता है एडहेजन के कारण। अगर हम गिलास में पानी लिए हुए हैं और पानी को अगर हम निकाल दिए फिर भी गिलास जो है वो भिंजा हुआ है, तो किसके कारण भिंजा हुआ है? एडहेजन फोर्स के कारण। वहां पे लगा है एडहेजन फोर्स, वहां पे पानी का मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल दोनों जो है वो डिफरेंट नेचर का मॉलिक्यूल है, और उन दोनों के बीच जब फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे एडहेजन। अब ये कोहेजन का फोर्स ज्यादा होता है कि एडहेजन का? तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको से कोई पूछ दे कि दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होता है तो आप कभी भी अपना मुंह मत खोलिए, ठीक है। अगर कहीं पे आप इंटरव्यू में गए हुए हैं, आपको से पूछ दिया कि कोहेजन फोर्स क्या होता है, एडहेजन फोर्स क्या होता है, आप बोलेगा ये तो सिंपल है, आप डिफरेंशियल बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आएगा कि बताओ कोहेजन फोर्स ज्यादा होता है कि एडहेजन फोर्स ज्यादा होता है। तो ये जो होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है कि किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। रुकिए वक्त बताते हैं। देखिए कोहेजन फोर्स का डिफरेंशियल अगर लिखें हम तो ये जो लाएगा वो है मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम नेचर पार्टिकल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये एक तरह का मॉलिक्यूलर फोर्स है
जो कि डिफरेंट नेचर के पार्टिकल के साथ लगता है। मॉलिक्यूलर फोर्स के बाद यहाँ पे बिटवीन लगा लीजिएगा, बिटवीन डिफरेंट नेचर पार्टिकल, यानी कि जो डिफरेंट नेचर पार्टिकल के बीच लगेगा उसको बोलेंगे एडहेजन फोर्स, जो सेम नेचर पार्टिकल के बीच लगेगा उसको बोलेंगे कोहेजन फोर्स। अब अगर आपको से ये पूछा गया है कि कोहेजन फोर्स ज्यादा होता है कि एडहेजन फोर्स, तो आप बोलिएगा इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों ये फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में है। अगर हम आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहें तो यहाँ पे जो है एक ग्लास का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक गिलास ले लीजिए, आपने घर में है, आपने घर में एक गिलास ले लीजिए, ठीक है। और गिलास पे क्या करिए कि ड्रॉप से, यानी कि वो जो आप लोग बचपन में पीते थे ना 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो का दवा, ठीक है, वही वाला ड्रॉप, उस तरह का ड्रॉप से आप इस पे 1 बूंद जो है वो पानी गिराइए, तो ये जो रहेगा ससुर वो ऐसे पसर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे का जो लिक्विड रहेगा वो इस तरह से पसर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उसी ड्रॉप से आप क्या करिए कि 1 बूंद लीजिए, ठीक है, ड्रॉप लीजिए, और यहाँ पे आप ले लीजिए प्लास्टिक तो समझते ना है कौन सा प्लास्टिक, वही प्लास्टिक जो आप लोग किताब कॉपी में कवर करते थे बचपन में, वही वाला प्लास्टिक। अब उस प्लास्टिक पे आप प्लास्टिक को लीजिए और उस पे 1 बूंद जो है ना वो ड्रॉप से पानी गिराइए या कुछ लिक्विड गिराइए, तो वो जो रहेगा ना वो इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो था वो सेम चीज था, यहाँ पे भी हम 1 ड्रॉप गिराए, यहाँ पे भी 1 ड्रॉप गिराए, लेकिन यहाँ पे क्या वो पसर गया, यहाँ पे रह गया तो लगभग गोल शेप का ही रह गया, ठीक है, स्फेरिकल शेप का ही रह गया। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका जो एडहेजन फोर्स होगा वो होगा ज्यादा, क्योंकि डिफरेंट नेचर के पार्टिकल के बीच ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है। यहाँ पे जो होगा आपका कोहेजन फोर्स वो होगा ज्यादा, यहाँ पे एडहेजन ज्यादा। यहाँ पे कोहेजन ज्यादा होने का कारण जो है वो पार्टिकल जो है वो अपने अंदर बंद कर रह चुका है, ठीक है, ज्यादा प्लास्टिक के कांटेक्ट में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जो है वो ग्लास से कांटेक्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल आ गया। तो इससे ये पता लगता है कि कोहेजन और एडहेजन जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि उसके कॉन्टैक्ट में किस तरह का सरफेस है, ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग कोहेजन और एडहेजन में नहीं गड़बड़ाइएगा कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ये जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है जिसके ये कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग का जो 4th सेमेस्टर है और खास करके ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है यानी कि जो हाइड्रोलिक्स है, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सारे चीज़ के लिए, चाहे आप सेमेस्टर का बात करें या फिर कोई भी कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन का बात करें, एसएससी का बात करें या कुछ भी का बात करें, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखता है, तो इसको जो है एकदम जी जान लगा के पढ़ना है, ठीक है। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने कहा मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो जो सबसे फर्स्ट यूनिट आपको था फ्लूइड मैकेनिक प्रॉपर्टी, उसका जो फर्स्ट पॉइंट था यानी कि डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड वो आप लोग का हो चुका है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सॉलिड और फ्लूइड के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है इसके बीच। तो चलिए आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिहेवियर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड अंडर कांस्टेंट शियर फोर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड का बिहेवियर और फ्लूइड के बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है।
तो एक तरफ हम लिख देते हैं सॉलिड, यहाँ पे हम लोग सॉलिड का बिहेवियर देखेंगे, सॉलिड जो सब्सटेंस होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। बीच में आप पार्टीशन कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लीजिए एक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप नीचे वाले सरफेस को कर दीजिए फिक्स, और फिक्स करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सॉलिड है। अब यहाँ पे भी लिख लीजिए एक ऑब्जेक्ट, नीचे वाला सरफेस जो है आपका फिक्स है, यहाँ पे भी लिख लीजिए फिक्स, यहाँ पे भी लिख लीजिए फिक्स, यानी कि ये वाला जो सरफेस है ना, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो नीचे वाले सरफेस के साथ जो है वो फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है। अब देखिएगा, अब इस पे हम क्या करते हैं कि एक शियर फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखिए अप्लाई कांस्टेंट शियर फोर्स, कांस्टेंट शियर फोर्स, इसी को आप लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस भी, शियर स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर वाले सरफेस पे हम एक शियर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये शियर फोर्स कैसा है, ये जो है विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे कि कोई जो सब्सटेंस होता है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा के उसको खींच के इतना लंबा कर दिए, जब फोर्स हम हटाएं तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसी तरह का जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट रखता है उसी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी, और वहां तक जो हम फोर्स लगाएं तो उसी को बोलते हैं इलास्टिक फोर्स, मतलब कि उसी लिमिट में फोर्स लग रहा है जिस लिमिट तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना फोर्स रीगेन कर सकता है, अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। तो अगर हम यही सेम चीज यहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं और यही सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, यानी कि इसी फोर्स को जितना शेयर फोर्स हम यहाँ लगाते हैं उतना ही शेयर फोर्स यहाँ भी लगाते हैं, और यहाँ भी इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाते हैं और यहाँ भी इलास्टिक लिमिट के अंदर। शेयर फोर्स क्या होता है आपको हम स्टार्टिंग में समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे दोस्तों, ऑब्जर्वेशन कि अगर हम शियर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जर्व क्या हम देख रहे हैं, यहां पे भी लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हम ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं कि यहां पे जो है जैसे शियर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्टिकल है ना वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर हम शियर फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, यहां पे शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है ना वो क्या करेगा कि सबसे पहले डिफॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसे कुछ ही देर बाद ये जो रहेगा वो फिर से डिफॉर्म हो जाएगा, ये कुछ और आगे चल जाएगा, ठीक है। और कुछ ही देर बाद जो है वो एक फिर कुछ और आगे चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो क्या था एक बार डिफॉर्मेशन हुआ और रुक गया, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफॉर्मेशन हुआ फिर थोड़ा सा हुआ फिर हुआ फिर हुआ, ऐसे डिफॉर्मेशन जो है वो होते चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है डस्टर, डस्टर का एक सॉलिड बॉडी है, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे क्या किए हम कि यहाँ पे एक डस्टर को ऐसे हम रखे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक बार रखा गया तो रखा गया, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसको हम आगे अगर कर देंगे तो इसमें मान लिया कि शियर फोर्स भी आएगा तो एक घसक गया, उतना ही डिफॉर्मेशन रह गया। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या कर दें कि यहाँ पे एक हमारा सरफेस है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं लिक्विड गिराते, मान लिया पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर यहाँ पे हम पानी गिराते तो पानी क्या होता, पानी का यहाँ का यहीं रहता नहीं, वो जो है वो फ्लो करने लगता, ठीक है। उसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आने लगता, पानी जो है यहाँ से अपने आप नीचे गिरने लगता, ठीक है। लेकिन सॉलिड में जो है वो ऐसा चीज नहीं होता है, इसमें जो है वो डिफॉर्मेशन कितना बार होगा, सिर्फ एक बार होगा, जो डिफॉर्मेशन हो गया उतना ही रह जाएगा। लेकिन लिक्विड में क्या है कि डिफॉर्मेशन हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे होते रहेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, और वही चीज दोनों के बिहेवियर में अंतर है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है कंटिन्यूअसली, डिफॉर्मेशन
occur continuously in fluid, यानी कि फ्लूइड में जो है वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि नो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन अकर इन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड में जो है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक फोर्स लगाएं, एक वो डिफॉर्मेशन हुआ और फिर रुक गया। अब जैसे ही क्या होगा, इस पर से अगर हम फोर्स हटाएंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे जो फोर्स लगाया गया है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाया गया है, और जैसे ही अगर इस फोर्स को हम हटाएंगे तो ये जो क्या रहेगा ना कि ये फिर से अपना शेप गेन कर लेगा। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोग का हो जाएगा, आफ्टर रिमूविंग द फोर्स removing the shear force, object regain its original shape, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम फोर्स को हटा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो ओरिजिनल शेप अपना गेन कर ले रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे हम फोर्स को हटा रहे हैं तो जो लिक्विड है वो अपना ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर रहा है, क्योंकि लिक्विड तो फ्लो हो गया ना, लिक्विड तो बह गया, तो कहाँ से फिर से पीछे आएगा, कहाँ से फिर से शेप गेन करेगा। तो ये जो है वो अपना रियल ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा। तो लिखेंगे इट डज नॉट रीगेन ओरिजिनल शेप, यानी कि जो फ्लूइड है वो ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा। लेकिन जो सॉलिड बॉडी है और इलास्टिक फोर्स की लिमिट अंदर अगर फोर्स लगाया जाएगा तो ये जो है वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा। तो ये था बिहेवियर आपका कि लिक्विड फ्लूइड और सॉलिड के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई भी फ्लूइड के डिफिनेशन में या फिर इस टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे पिछले वीडियो में रहा था कि साउंड कम रहने के बावजूद भी आप लोगों ने काफ़ी वीडियो को सराहा था, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो में भी अगर कोई भी डिफेक्ट है या फिर आप कोई भी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को जरूर मेंशन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।